गहरी सांस लीजिए, मुंह खोल के। हेलो, आप जिस आदमी को ढूंढ रहे हो उसका पता मेरे पास है, शुगर फैक्ट्री के पीछे वाली गली में है। ओके, मैं आपको वहीं मिलूंगा। और हाँ, इनाम के पैसे लाना मत भूलना। मैं भी आ रहा हूँ। आपने ही फोन किया था? हाँ साहब, मैंने ही फोन किया था। कहाँ है वो? इधर ही है साहब, बगल में, आइए। यहाँ तो ताला लगा हुआ है। गुनाह की हर साजिश को बस मौके की तलाश होती है। मौका मिला नहीं कि अपराधी अपने मंसूबे को अंजाम दे डालता है। एक डॉक्टर की हत्या की इस संगीन वारदात को भी पलक झपकते ही अंजाम दे दिया गया। लेकिन आखिर दूसरों की जान बचाने वाले एक डॉक्टर की जान का दुश्मन कोई क्यों बना? किससे मिलने गया था ये डॉक्टर, वो भी हथियार के साथ? और क्या मकसद था इस मुलाकात का? और क्यों वो मकसद पूरा होने से पहले ही इस डॉक्टर पर गोली चल गई? भैया मैं दिस हॉस्पिटल इज फॉर यू। So, how is it? बहुत अच्छा है भैया। Akash, this is all yours. And that is your chair. भैया इस पे तो आपका हक है, ये आपकी चेयर है। आकाश, हमारे बीच क्या तेरा और क्या मेरा। बैठ जा। चल तू बैठ जा, बैठ। भैया वाओ, लुकिंग गुड। भैया देख आकाश, मैं सिर्फ एक डॉक्टर हूं और तू डॉक्टर होने के साथ साथ दुनियादारी भी अच्छी तरह समझता है, इसलिए तू इसे चलाएगा। भैया लेकिन आपने अपनी सारी कमाई मेरे ऊपर लगा दी। देखो आकाश, माँ बाप के बाद मेरी जिंदगी में सबसे बड़ी जिम्मेदारी तू था, और अगर पैसों से किसी की जिम्मेदारी पूरी हो सकती है तो इससे बड़ी और कोई बात नहीं। बैठ, क्लिनिक को संभाल, मैं चला दिल्ली। भैया दिल्ली क्यों जाना है? तेरे लिए बिल्ली लाने के लिए जो तेरे कान उमेठेगी। अरे भाई, तेरा परिवार बढ़ाना है, तेरे रिश्तों की बात आ रही है, उनसे बात करने जा रहा हूं, समझ गया? चल बाय भैया, बाय। आकाश और अरुण सगे भाई थे। अरुण की जिंदगी का बस एक ही सपना था, अपने छोटे भाई को सेटल करना। उन्होंने खूब मेहनत करके आकाश को डॉक्टर बनाया, उसके लिए नर्सिंग होम खोला और फिर उसकी शादी दिल्ली की रहने वाली सुगंधा से कर दी। सुगंधा खूबसूरत थी, समझदार थी और उसने आकाश और उसके परिवार को बखूबी संभाल लिया। और फिर 2 सालों में ही घर में किलकारियां भी गूंज उठी। बेटे राजू। और सुगंधा नहीं जानती थी कि उसकी जिंदगी में एक अनहोनी दस्तक देने वाली थी। सुगंधा गृहिणी थी, उसने कभी भी आकाश के दफ्तर के कामकाज में दखलंदाजी नहीं, वो बस घर की जिम्मेदारियां संभालती रही। उसे इस बात की भनक तक नहीं लगी कि उसके सामने पवित्रता की मूरत बने रहने वाला आकाश दरअसल वासना का भूखा था। यहाँ सुगंधा परिवार का दायित्व संभाल रही थी, उधर आकाश का मन कहीं दूर भटक रहा था।
आज कहाँ जा रहे हैं? अरे भूल गई, मेहता साहब की दादी के चेकअप के लिए जाना है। ये क्या कर रहे हो? मेहता साहब की दादी का चेकअप जो करना है। एक्सक्यूज मी, ये क्या कर रही हो तुम? ये नर्सिंग होम है, कोई ब्यूटी पार्लर नहीं। अभी कोई पेशेंट नहीं है ना सर? लिसन, इट्स अ सीरियस प्रोफेशन। इस चीज की सैलरी मिलती है तुम्हें? सैलरी मुझे डॉक्टर आकाश देते हैं, आप नहीं। ओके? ये किस तरह के लोगों को रखा है तुमने यहाँ पर? मजाक बना रखा है नर्सिंग होम का? यार हुआ क्या? आकाश, आई डोंट वांट दिस गर्ल श्रद्धा है। तुम उसे इसी वक्त यहाँ से निकालो। भैया लेकिन बात क्या है, उसने किया क्या ऐसा? नर्सिंग होम में बैठकर नेल पेंट कर रही थी, ऐसे काम होता है? मैंने उसे कहा था कि थोड़ा सा प्रेजेंटेबल बन के रहा करे। जानता हूँ थोड़ी मुंहफट है, लेकिन काम बहुत अच्छे से करती है। भैया देखो, उसके पास हमारी सारी इंफॉर्मेशन है। अगर उसे यहाँ से निकाला तो वो बाहर जाकर हमारे खिलाफ यूज करेगी। आप टेंशन मत लो, I'll see to it। यस सर। वो श्रद्धा को बुलाना। जी। भैया आप पानी पीजिए। भैया आप चाय पियेंगे या कॉफी? श्योर। श्रद्धा भैया को सॉरी बोलो। और सुनो, आज के बाद ऐसी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। सॉरी। और सुनो, आज शाम को मिस्टर सिन्हा की बीवी के चेकअप के लिए जाना है, तो जरा उनसे अपॉइंटमेंट कंफर्म कर लेना, ठीक है? ठीक है भैया, डांट दिया उसे। भैया आपका यहाँ अचानक आना कैसे हुआ? आकाश, दरअसल मैं तुमसे बात करने आया था। सैटेलाइट हॉस्पिटल से गुजर रहा था, तुम्हारे घर चला गया। काफी बिजी चल रहे हो आजकल तुम। आकाश, थोड़ा परिवार पर भी ध्यान दो। सुगंधा को खांसी की प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा लगता है अस्थमा डेवलप हो रहा है। मैंने सोचा कि मैं उसे चेकअप के लिए ले जाऊं, लेकिन फिर सोचा कि तुम अगर ले जाओगे तो ज्यादा बेहतर होगा। भैया मैं तो ले ही जाऊंगा, लेकिन उसे मुझे बताना तो चाहिए था। खैर, मैं उसे आज ही ले जाऊंगा। चलता हूं। अभी सांस लीजिए। कब से हो रही है आपको खांसी? खाना बनाते वक्त होता है, सर्दियों में ज्यादा होता है। सिस्टर, आप इनका ब्लड टेस्ट कीजिए एंड सेंड मी द रिपोर्ट्स। आकाश, दिस इज सीवियर अस्थमा। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। इन दिस केस इन्हें हमेशा मेडिकेशन पे रखना होगा, जानलेवा हो सकता है ये। तुम जाओ, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। श्रद्धा, 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 क्या हुआ? आज चेकअप का मूड नहीं है क्या? मैं कोई मेडिकल किट नहीं कि जब चाहे यूज करो और काम हो जाए तो बंद कर दो। इतना गुस्सा? हाँ, क्या बात है?
नेल पेंट का कलर चेंज नहीं किया? तुम्हारे भाई साहब को पसंद नहीं है ना? हाँ, ओह, इतनी सी छोटी सी बात के लिए इतनी नाराजगी? ये इतनी सी बात नहीं। तुम्हें तो हमेशा अपने भाई और बीवी की पड़ी रहती। मेरे बारे में कुछ सोचा है? नहीं स्वीटहार्ट, सुनो, मैं तो तुम्हें हमेशा के लिए अपने घर में बिठाना चाहता हूँ। इसलिए मुझे छोड़कर अपने बीवी के पास चले गए। ऐसा नहीं है, मुझे उसे चेकअप के लिए लेके जाना पड़ा। इनफैक्ट सच कहूँ तो मुझे उसमें जरा भी इंटरेस्ट नहीं। सोच रहा हूँ आज रात को घर पहुंचकर उसे कह दूं कि आज से क्लिनिक के बाद मैं कहीं और ज्वाइन कर रहा हूँ, तो इस सारी शामें तुम्हारे नाम। अब तो मुस्कुरा दो मिस सिनाना। अब चेकअप के लिए चले। आकाश का मन तो पहले भी श्रद्धा की तरफ झुका हुआ था। अब सुगंधा की बिगड़ती सेहत के कारण उसकी बेरुखी और भी बढ़ गई। उसका रुझान सुगंधा की ओर से खत्म होने लगा। वो ज्यादा से ज्यादा वक्त श्रद्धा के साथ बिताने लगा। लेकिन कहते हैं ना, जहां आग होती है वहां धुआं भी उठता ही है। number you are trying to call is out of coverage area. Please try again later. इनका फोन लग क्यों नहीं रहा है? हेलो, अरुण आकाश नर्सिंग होम। हाँ, मैं सुगंधा बोल रही हूँ। नमस्ते मैडम। आकाश साहब हैं? आप तो आज शाम को ही निकल गए थे। हाँ, मुझे बताया था आज उन्हें किसी मरीज को देखने जाना था। नहीं मैडम, मरीज को देखने नहीं, मुझे तो साहब कह रहे थे कि कहीं डिनर पे जाना है। कोई मैसेज देना था क्या? नहीं। इस वक्त कौन हो सकता है? पता नहीं, मैं देखती हूँ। अब तुम रुको, मैं देखता हूँ। कौन है आकाश? बस इतना कहने आई थी। अगर डिनर हो गया हो तो घर आ जाना। राजू याद कर रहा था। हेलो भैया, भैया आप यहाँ आ जाइए। सुगंधा, क्या हुआ? यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है, आप जल्दी आ जाइए। सुगंधा मेरी बात सुनो, संभालो अपने। सुगंधा मैं बस आकाश, क्या हुआ सुगंधा को? सुगंधा, क्या हुआ ऐसे? मैं विजिट पे बाहर गया था, फोन आया कि अचानक तबीयत खराब हो गई। सब कुछ छोड़ के थोड़ा चलाया, इस तरह के देखा कि भैया सुगंधा चीज हूँ, मेरी सुगंधा नहीं रही।
आकाश, मुझे राजू की चिंता हो रही है। अभी सिर्फ 5 साल का है, कौन संभालेगा इसे? खाया का इंतजाम करना पड़ेगा। भाई साहब, आप उसकी चिंता मत कीजिए। मैंने उसकी व्यवस्था कर दी। ये नर्सिंग होम है, कोई ब्यूटी पार्लर नहीं। सैलरी मुझे डॉक्टर आकाश देते हैं, आप नहीं। आकाश आपके आशीर्वाद लेने आया था। मैंने बहुत सोचा पर क्या करता, आया से बच्चे कहाँ संभाले जाते, इसलिए हमने रजिस्टर मैरिज कर लिया। और श्रद्धा राजू को अच्छे से जानती भी है। राजू खुश रहेगा भाई साहब, बस आपके आशीर्वाद चाहिए। खुश रहो। जिस नाजायज रिश्ते को आकाश दुनिया से छिप छिप कर निभा रहा था, उसने उसे आखिरकार शादी का चोला पहना ही दिया। सुगंधा की रहस्यमयी मौत के फौरन बाद उसने श्रद्धा के साथ 7 फेरे ले ली और आकाश ने इतना बड़ा फैसला अपने भाई अरुण को बिना बताए लिया। जाहिर है अरुण का चौंकना लाजमी था, लेकिन आकाश से इस फैसले पर सवाल जवाब करने के बजाय उसके बेटे राजू के भविष्य को ध्यान में रखते हुए अरुण ने इस शादी को स्वीकार कर लिया। और क्या श्रद्धा ने राजू को स्वीकार किया? आकाश, ये ठीक नहीं है। सिर्फ 5 साल का ही है, इतने छोटे बच्चे पर कोई हाथ उठाता है क्या? भाई साहब, मैंने पता किया है, गलती राजू की थी। आजकल ये बहुत जिद्दी हो गया और कभी कभार उसके बच्चों को सही राह सिखाने के लिए एक आध बार हाथ उठाना पड़ता है। फिर भी आकाश, इसकी उम्र देखो तुम। अगर सुगंधा होती तो क्या वो इस पर हाथ उठाती? बहू, राजू बेटा है इस घर का और तुम्हें कोई हक नहीं बनता। आप मुझे सिखाएंगे कि घर कैसे संभालना है? मैं तो सौतेली लगती हूँ ना आपको। मुझे नहीं पता था कि शादी के बाद मुझे ये सब सुनना पड़ेगा। और आप बड़े भाई हैं, कोई पुलिस नहीं कि जब चाहे तहकीकात करने घर पे चले आएंगे। माना इनको पढ़ा लिखा दिया, सेटल कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि हर वक्त सर पर डंडा लेकर खड़े हो जाएंगे। प्लीज भैया, हमको चैन से जीने दीजिए। भाई साहब, माना कि आप बड़े हैं, पर बड़ों को भी कभी कभार अपनी सीमा का ध्यान रखना पड़ता है। मैं चाहता हूं कि आइंदा आप इस घर में ना आए तो ज्यादा बेहतर होगा। चलो राजू। अरुण के पैरों तले से मानो जमीन खिसक गई। जिस भाई को उसने बेटे की तरह पाला था, आज उसी भाई ने उसे उल्टा जवाब दे दिया। लेकिन अरुण ने खुद को संभाल लिया। अरुण का हस्तक्षेप बंद होने के बाद आकाश और श्रद्धा की राह में कोई रुकावट ही नहीं रही। वो दोनों राजू को नौकरों के भरोसे छोड़ ऐश करने लगे। श्रद्धा आकाश के साथ खुश थी, राजू को तो वो दोनों लगभग भूल ही चुके थे। यहां तक कि वो बेचारा अपने जन्मदिन पर भी उन दोनों का इंतजार करता रहता। ऐसे में उसका एकमात्र सहारा थे उसके ताऊ अरुण, और अरुण भी विवश थे। पर श्रद्धा भूल गई थी कि आकाश जैसे इंसान की हवस कभी बुझती नहीं है। 6 साल बाद अब श्रद्धा में भी उसकी दिलचस्पी खत्म होने लगी थी। अब तक आकाश एक बड़ा हॉस्पिटल बना चुका था। श्रद्धा को लगता था कि शायद वो काम में ज्यादा बिजी रहता है, पर दरअसल बात कुछ और थी। लंच ब्रेक तो खत्म हो गया, अब सेकेंड इनिंग शुरू करें। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। औरतों के यही नखरे तो मर्दों को मार देते हैं। शर्माओ मत तुम। Stop this! Don't make any excuses. मैंने सब कुछ देख लिया है। Disgusting! यार, आकाश जैसे लोग किसी के नहीं होते।
उनके लिए रिश्ते बेमानी होते हैं। लेकिन श्रद्धा को यह भ्रम था कि अपनी पत्नी को धोखा देने वाला आकाश उसे धोखा नहीं देगा। पर जल्द ही श्रद्धा का यह भ्रम भी टूट गया। उसने भी आकाश को ठीक वैसे ही रंगे हाथों पकड़ा जैसे पहली बार सुगंधा ने पकड़ा था। ये दूसरी बार था जब आकाश का चरित्र बेनकाब हुआ था। तो क्या इस बार भी ऐसी ही कोई अनहोनी होने वाली थी जैसे पहली बार हुई थी? अभी लौटी हो तुम? ये कोई वक्त है आने का? हाँ, क्यों? क्या करना चाहिए था मुझे? तुम्हारा इंतजार? देखो मैं सीधे सीधे सवाल पूछा। You damn it! चिल्लाओ मत। तुमने मुझे बताया था कि तुम कहाँ गए थे? हो सकता है मैं भी किसी और की बाहों में हूँ। Shut up, देखो तुम। क्यों? बर्दाश्त नहीं हुआ? तुम एक ही चीज दो बार करो और मैं ना करूं? क्या चाहते कि चुपचाप सब कुछ सहती रहो जैसे सुगंधा सहा करती थी? रंगे हाथों तुम्हें पकड़ूं और रो रो कर पूछो कि तुमने ऐसा क्यों किया? देखो तुम ज्यादा हो रहा है तुम्हारा, ओके? नो मिस्टर आकाश, नो। आई थिंक सबको अपनी जिंदगी जीने का हक है। मुझसे भी भूल हो गई। मैं सोचती थी कि तुम्हें मुझसे प्यार है, लेकिन मैं सुगंधा जैसी नहीं हूँ कि अपनी जान गवा दूं। सुगंधा, वहां पे आने की हिम्मत कैसे हुई? आप वहां पर रंगरलिया मनाओ और दोष मुझे को दो। तो क्या हुआ? मर्द हूँ, पैसे कमाता हूँ और जो जी मैं आएगा ना वो करूंगा। तुम मुझे खुश नहीं रख सकती, समझी ना? आदमी को अगर भूख लगेगी, घर में खाना नहीं मिलेगा तो बाहर जाके ही खाएगा ना। ये सब है ना, भैया को बताइएगा। आपका सारा कच्चा चिट्टा उनके सामने खोल के रख दूंगी, तब बताइएगा। ये सब तेवर है ना, उनको तब दिखाइएगा। लड़ी भैया को बुलाएगी, भैया को बुलाएगी तू। ये तलाक के पेपर्स हैं। यही बनवाने गई थी। सीधे सीधे इस पे जल्दी से साइन कर दो और मुझे एलिमनी देकर मुक्त करो। बाप का माल समझा क्या? 1 टका नहीं दूंगा, समझी ना? तो मैं तुम्हें टके टके के लिए मोहताज कर दूंगी। यू नो ना बेबी कि आज हमारी शादी की सालगिरह थी और मैं पूरे वक्त अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करके आई थी कि जब तुम्हें सरप्राइज करूं तो तुम्हारे रिएक्शंस रिकॉर्ड कर सकूं। पर गुड, वेरी गुड। तुम्हारे रिएक्शंस तो रिकॉर्ड नहीं हो सकते, पर हाँ, तुम्हारे एक्शन जरूर रिकॉर्ड हो गए। अब सीधे सीधे मुझे प्रॉपर्टी में हिस्सा दे दो या तो फिर मैं पुलिस को ये क्लिप दे दूंगी और साफ साफ बता दूंगी कि मुझसे शादी करने के लिए तुमने अपनी बीवी सुगंधा को मार डाला। देखो, ये मोबाइल मुझे दे दो। छोड़ो इसे। 2 टके की औरत मुझे टके टके का मोहताज बनाने चली थी। हाँ, जीत तो करता है तेरा गला घोट का भी मार दो, पर अफसोस ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मेरी दोनों बीवियां एक ही हाथ में मरी पाएगी ना तो शक मुझ पर ही जाएगा। तू देख ये डॉक्टर क्या करता है, तू देख। ये हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों की दवाई है, ब्लड प्रेशर लो करने के लिए। अब देखता हूं इस दवाई का तुझ पे क्या असर होता है। हेलो शंभू, डॉक्टर आकाश बोल रहा हूँ। जल्दी से एम्बुलेंस भेजो। हाँ, अरे मैडम बेहोश हो गई है, जल्दी भेजो।
तो तुम्हें इस दवाई से एलर्जी है और मुझे तुमसे। अब तुम्हारी ये एलर्जी मेरी एलर्जी का इलाज करेगी। आकाश एक वहशी दरिंदा बन चुका था। जब भी उसकी हवस के रास्ते में कोई रुकावट आती, वो हैवान बन जाता। इस बार भी उसने वही किया, अपने मेडिकल ज्ञान का दुरुपयोग करके। लोग समझ रहे थे कि आकाश दिन रात अपनी पत्नी के इलाज में जुटा हुआ है, लेकिन दरअसल वो लगातार 7 दिनों तक श्रद्धा को वो दवाई देता रहा जिससे उसे एलर्जी थी। नतीजा, आकाश ने श्रद्धा को भी सुगंधा की तरह अपने रास्ते से हमेशा के लिए हटा दिया। भाई साहब, इतना बचाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी बचा नहीं पाया। लगता है मेरे भाग्य में पत्नी का सुख है ही नहीं। इतना संभाला इसने घर को, इतना प्यार किया राजू को। होने को कौन टाल सकता है आकाश? संभाल अपने आप को, अंतिम संस्कार का वक्त हो चला। राजू, आ जाओ, अपनी माँ के आखिरी दर्शन कर ले। मैं नहीं आऊंगा। आपने मेरी छोटी माँ को मारा है, मेरी माँ को भी मारा है, मुझे भी मार दोगे। मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं आऊंगा। सब वो बहुत प्यार करता था ना अपनी माँ को। बाहर टूट पड़ा ना उस पर, उसकी दो माँ चल बसी। तो भाई साहब, भाभी जी आप ही संभालिए उसे, हम अंतिम संस्कार करके आते। चलिए भाई साहब। बेटा राजू, पापा तेरे लिए खाना लाया है। देख बेटा, डरने की कोई बात नहीं। देख बेटा, तेरी जो माँ थी कितनी बुरी थी, तुम्हें कितना मारती थी, इसलिए मैंने उसे मार डाला। तू तो मेरा राजा बेटा है ना। हाँ पापा, पापा तुझे कितना प्यार करते हैं, प्यार करते ना। तो देख बेटा, किसी से कुछ मत कहना। हाँ ये ले, खाना खा मेरे बेटा, खाना खा। ये बेटा नहीं खाना मुझे। अपने माँ को मार डाला, अब मुझे भी मार डालोगे। अब बहुत कर दो, सबको मार डालूंगा, सबको मार डालोगे। हाँ मैं सबको मार डालूंगा। देख, अगर इस बारे में तूने किसी को कुछ खाना। आकाश, क्या हुआ? ये आवाज कैसी थी? तो भाई साहब बहुत बिगड़ गया है, दिमाग खराब हो गया उसका। आपने बर्तन फेंकने की आवाज नहीं सुनी, उसने खाने की थाली को फेंक दिया। आकाश, बच्चा है वो, सदमे में है। भैया जानता हूँ, इसलिए मैं उसे ऐसी जगह भेजना चाहता हूँ जहाँ पे उसे अपनी माँ की याद ना आए। मतलब? भैया मैंने सोच लिया कि मैं आज ही उसका दाखिला देहरादून की बोर्डिंग स्कूल में करा दूंगा। आकाश, मैं भैया देखो भैया प्लीज, मैंने अभी उसे पनिश किया और मैं नहीं चाहता कि अभी आप जाकर उससे बात कीजिए। जी, मुझे आपसे कुछ कहना था। मैंने तुझे सोने के लिए कहा था ना, ताऊ जी को डिस्टर्ब मत कर। भाई साहब आप जाइए, कुछ नहीं मैं इसे समझा दूंगा, आप जाइए। समझ में नहीं आ रहा तुझे? ताऊ जी, मैं सच कह रहा हूँ, पापा ने छोटी माँ को मारा है और मैंने ये भी सुना है कि माँ को भी उन्हीं ने मारा है। पापा ने मुझे भी चुप रहने के लिए कहा है, नहीं तो वो मुझे भी मार डालेंगे। ताऊ जी प्लीज मुझे बचा लीजिए। समझाया था ना तुझे, समझाया था ना कि किसी से कुछ मत कहना। क्या कह रहा था तुझे, क्या बोला था? तुझे मरने से डर नहीं लगता क्या? मुझे आपके पास नहीं रहना है, मुझे ताऊ जी के पास रहना है। ताऊ जी के पास रहेगा? हाँ ताऊ जी के पास रहेगा? तुझे भी तेरी माँ के पास भेज दूं क्या? हाँ
पास जाकर क्या करेगा? बोल। मैं उन्हें बता दूंगा कि आपने माँ को मारा, छोटी माँ को भी मारा। नहीं समझेगा तू। हेलो पुलिस स्टेशन। आकाश! 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 राजू, राजू बेटा, उठ जा बेटा, उठ जा। राजू, राजू उठ जा बेटा। अपने गिरे हुए चरित्र पर पर्दा डालते डालते आकाश हैवान बन चुका था और इसी कड़ी में उसका तीसरा शिकार बना खुद उसी का मासूम बेटा राजू, जिसकी उसने बेरहमी से गला घोटकर हत्या कर दी। लेकिन सच का गला नहीं घोटा जा सकता। आकाश का गिरा हुआ चरित्र और उसका असली चेहरा दोनों अरुण के सामने आ चुके थे और अब अरुण आकाश को किसी भी सूरत में बख्शने को तैयार नहीं था। इंस्पेक्टर साहब, यह है राजू का अंतिम खत। उसे किसी भी हालत में आपको छोड़ना नहीं है। फांसी के तख्ते तक पहुंचाना है आपको उसे। न उसने अपनी बीवियों को छोड़ा और न ही अपने बच्चे को। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, आप लोग अभी तक उसे नहीं ढूंढ पाए? अगर आकाश इसी तरह आजाद घूमता रहा तो बहुतों के लिए खतरा हो सकता है। अब क्या करें, हमने काफी कोशिश की, हमें तो लगता है वो शहर से बाहर ही निकल गया है। वैसे आप ठीक कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। अगर अब आकाश को ढूंढना है ना तो हमें लाखों आंखें चाहिए होंगी। एक काम करें इंस्पेक्टर साहब, क्यों ना हम आकाश पर 1 लाख रुपए का इनाम करते हैं। ये पैसे मैं दूंगा। ये आपने ठीक नहीं किया भाई साहब, मेरे ही दुश्मन बन गए आप। हेलो, आप जिस आदमी को ढूंढ रहे हो उसका पता मेरे पास है। कहाँ है? शुगर फैक्ट्री के पीछे वाली गली में आ जाओ। ओके, मैं भी आता हूं। आपने ही फोन किया था? हाँ साहब, मैंने ही फोन किया था। कहाँ है वो? यही है साहब। यहाँ तो ताला लगा हुआ है। तुम तो कह रहे थे यहाँ पर होगा। तुमने क्या समझा? तुम मेरे नाम पे 1 लाख का इनाम रख सकते हो, तो मैं तुम्हारे नाम की सुपारी नहीं दे सकता। जब मैं अपनी दोनों बीवियों को मार सकता हूँ, अपने बच्चे को मार सकता हूँ, तो तुम क्या चीज हो? हाँ? अपने पेशे और रिश्तों का कत्ल तो आकाश कब का कर चुका था। ऐसे में अपने भाई अरुण को मारना उसके लिए कौन सी बड़ी बात थी। लेकिन नापाक इरादे हर बार अपने अंजाम तक नहीं पहुंचते हैं। अरुण की किस्मत अच्छी थी, इस हमले में उसकी जान बच गई और अब आकाश की किस्मत ने उसका साथ छोड़ना शुरू कर दिया।
आपने अपनी सारी कमाई मेरे ऊपर लगा दी। माँ बाप के बाद मेरी जिंदगी में सबसे बड़ी जिम्मेदारी तू था, और अगर पैसों से किसी की जिम्मेदारी पूरी हो सकती है तो इससे बड़ी और कोई बात नहीं। यस सर। ये मेडिसिन कौन लेता था? ये तो आकाश सर लेते थे सर। आकाश जी, ठीक है तुम जाओ। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? यही इंस्पेक्टर साहब कि आकाश को एक रेयर बीमारी है जिसमें उसे हर 2-3 महीने में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ेगी, और इंस्पेक्टर साहब ये काम घर पर नहीं हो सकता। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? आइडिया अच्छा है अरुण साहब, पर आपका भाई इतना बेवकूफ नहीं जो अपने असली नाम से ब्लड ट्रांसफ्यूजन करे। तो फिर इंस्पेक्टर साहब, मैं कुछ इलीगल करना चाहता हूं आपको बताकर। अरुण ने एक फर्जी वेबसाइट बनाई। ये एक तरह का विज्ञापन था तरह तरह की थेरेपीज और ब्लड ट्रांसफ्यूजन की सुविधाएं मुहैया कराने के बारे में। उसने अपनी पहचान गुप्त रखी। 3 महीने और बीत गए लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। अरुण को भी लगा कि उसकी कोशिश नाकाम रही, वो आकाश को कभी नहीं पकड़ पाएगा। लेकिन तभी एक दिन वेबसाइट पर एक इंक्वायरी आई जिसमें डिटेल्स बहुत कुछ आकाश से मिलती जुलती थी। की डिटेल तो आकाश के मेडिकल रिपोर्ट से मैच हो रही है। ये आकाश ही है। हेलो इंस्पेक्टर राणा। डॉक्टर रिलैक्स, डॉक्टर अभी आ ही रहे होंगे। आकाश, तुमने अपने ज्ञान का इस्तेमाल किया कत्ल करने में और मैंने किया कातिल को पकड़वाने में। भागने की कोशिश मत करो आकाश, मैंने तुम्हारे पैरों पर एनेस्थीसिया के इंजेक्शन लगवा दिए हैं। जितनी भी कोशिश करोगे ना, अब नहीं भाग पाओगे। तुमने अपनी डॉक्टरी डिग्री, डॉक्टरी पेशे को बदनाम किया है और आज उसी पेशे ने तुम्हें यहां पर पहुंचाया है। तूने मेरे विश्वास, मेरे प्यार, मेरी उम्मीदों का कत्ल किया है। अपनी पत्नी का विश्वास तोड़ा है आकाश तुमने। एक मासूम बच्चे का विश्वास तोड़ा है तुमने। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। इंस्पेक्टर साहब, आकाश को अपनी दोनों पत्नियों और अपने बेटे राजू की जघन्य हत्याओं के अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अपराधी लाख कोशिश करे वो बच नहीं पाता, लेकिन हाँ, इसके लिए कोशिशें करनी होती, कभी पुलिस को, कभी आम आदमी को। अरुण ने अपने भाई का अपराध छिपाया नहीं, बल्कि उसका विरोध किया। उसके अपराधों पर पर्दा डालने के बजाय उसे बेनकाब किया, ताकि एक हत्यारे की हैवानियत की शिकार हुई 3 जानें इंसाफ से महरूम न रह जाए। वासना सिर्फ इंसान की सोच ही नहीं, उसके पूरे चरित्र, उसके संस्कारों को भी निगल जा रही है। छोटे मोटे झूठों की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते इंसान एक बहुत बड़े धोखे की मंजिल तक पहुंच जाता है, और इस धोखे की सीमा इतनी बड़ी होती है कि उसमें रिश्ते, नाते, प्यार, भरोसा, भावनाएं सब बलि चढ़ जाते हैं। और आकाश जैसा इंसान
कब एक खूंखार और खतरनाक अपराधी बन जाता है तो खुद इस बात का पता नहीं चलता। इसीलिए सतर्क रहना जरूरी है, हर उस दस्तक से, हर उस ख्वाहिश से, हर उस क्षणिक आवेग से जिसका रास्ता जुर्म की ओर जा सकता है। उम्मीद है आप सतर्क रहेंगे, सावधान रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी जुर्म से जंग की ऐसी ही एक और सत्य कथा के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।